हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गांधी युग। गांधी युग से रिलेटेड पार्ट 1 में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और फिर आज का पार्ट 2 है और फिर जो बचा रहेगा वो पार्ट 3 में हम लोग देख लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो गांधी जी के 1919 तक जितने भी उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन किए, अनशन किए, नारे दिए, सारे गांधी जी, उनकी उपाधि क्या मिली, कौन सी उपाधि को त्याग दिए, सारे इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल गांधी जी के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को भी जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी द्वारा किए गए भारत के प्रमुख चंपारण आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ का था? बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण, वहाँ का। गांधी जी से 1917 में चंपारण बिहार की एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल। गांधी जी से कौन जाके मिला था? राजकुमार शुक्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि गांधी जी से कौन जाके बिहार की स्थिति के बारे में बताया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने बताया था। गांधी जी से मिले और चंपारण की स्थिति को बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। गांधी जी के चंपारण चलने को कहा, मतलब 3 कठिया पद्धति क्या थी? नील की 3/20 भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी है। अंग्रेजों ने ये किसानों से पहले ही करार कर लिया था। इसी 3 कठिया प्रणाली को गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से हटवाया। तो देखिए यहाँ पर दिया, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिक ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वो अपनी भूमि के 3/20 भाग में पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि 3/20 को क्या कहा गया? 3 कठिया प्रणाली कहा गया, जिसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया। और किस चीज़ की खेती करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। गांधी जी से कौन जाके मिला था? राजकुमार शुक्ल। बिहार की स्थिति कौन बताया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार आने को, चंपारण आने को कौन कहा था? राजकुमार शुक्ल। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है, इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ 25% तक काम कर 25% तक जो कर थे उसको कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में उभरकर सामने और उनके बड़े नेता होने के द्वार खुल गए। इस सत्याग्रह से, चंपारण सत्याग्रह से रविन्द्रनाथ टैगोर खुश होकर उनको महात्मा की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया था? चंपारण आंदोलन से खुश होकर, प्रभावित होकर। तो देखिए, इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। बिहार की स्थिति गांधी जी से कौन बताया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार आने को कौन कहा था? राजकुमार शुक्ल। महात्मा की उपाधि गांधी जी को कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फिर है, अहमदाबाद मिल मजदूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंपारण आंदोलन के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ। अब ये अहमदाबाद का क्या आंदोलन था? मिल मजदूरों का। तो जैसे कि अहमदाबाद में एक प्लेग की बीमारी बहुत भयंकर फैल गई थी, तो उससे अहमदाबाद की जनता बहुत ज़्यादा मर जा रही थी। मरते मरते मतलब वहाँ की जनता 10% भी ज़्यादा, बहुत लोग ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ के जो मजदूर थे वो सब छोड़ छोड़ के मिल को जाने लगे। अंग्रेज़ों ने देखा कि अब हमारा मिल टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारे मजदूर भाग जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने किसानों को, मजदूरों को बोनस देने के लिए कहा, जो कि बोनस दे रहे थे। और ये भी कहा था कि जब प्लेग समाप्त हो जाएगा तो हम इनसे ज़्यादा बोनस तुम लोगों को देंगे। इसलिए मजदूर इस लालच में रुक गए और बाद में जब प्लेग की बीमारी समाप्त हो गई तो अंग्रेज उस बोनस को देने से मुकर गए। उसी बात को लेके गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किया था। कब? 1918 में। पूछता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर में मिले और उन्हें समस्या को समझा।
यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इनका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को मिसप्रिंट है, मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। मतलब गांधी जी ने ये कहा कि ये गलत है, जब आपने देने के लिए उनको बोनस कहा था तो दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हम मजदूरों को हड़ताल करने के लिए कहेंगे। फिर आगे है, और गांधी जी ये घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। और गांधी जी ने ये भी कहा कि मजदूरों को, जो मिल मजदूर थे, उनको 35% बोनस मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के बाद महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला लिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का सत्याग्रह सफल रहा। मतलब गांधी जी इस आंदोलन में भी सफल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को अहमदाबाद मिल मजदूरों की घटना पूरा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है खेड़ा आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी साल, जिस साल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसी साल 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा, गुजरात में हो रहे किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसान की फसल को नष्ट हो जाने पर उनसे फिर भी करों की वसूली की जा रही थी। मतलब खेड़ा आंदोलन में क्या हो रहा था, खेड़ा गुजरात का एक भाग है जहाँ पे मजदूरों से वसूली की जा रही थी, कर को वसूला के, और जिसका फसल नष्ट हो जाता था उससे भी कर लिया जाता था। अब बताइए, बेचारे मजदूर जिनका फसल पे ही डिपेंड रहता है पूरा साल, तो वो उनका फसल भी नष्ट हो गया, वो कर कहाँ से देंगे। तो उस चीज़ को लेके गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया। गांधी जी ने किसानों को लगान देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। मतलब इस पूरे मामले की जांच गांधी जी ने कहा होना चाहिए, और जांच होने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस लगान को माफ़ कर देना चाहिए। इस तरह से खेड़ा आंदोलन में भी गांधी जी इस गांधी जी सफल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों को लेकर भारत में बहुत चर्चित थे। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने कार्य किया था मजदूरों के लिए, रंग के भेदभाव के लिए, भारतीयों के लिए, जो अंग्रेज उनके साथ भेदभाव करते थे, तो उससे काफ़ी भारत में चर्चित रहे और इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। खेड़ा आंदोलन के बाद फिर आया रॉलेट एक्ट 1919। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद ही अंग्रेजों द्वारा 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया, परंतु उसे एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये भारतीयों के लिए एक समझ लीजिए सजा थी। जैसे कि गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, गांधी जी और भारत के लोग क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने अंग्रेजों का साथ दिया है, तो अंग्रेज हमारे प्रति नरमी दिखाएंगे और हमारे जो भारत के जनता है उनको मतलब कर कम लेंगे और नरमी से पेश आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट पारित करके उन्होंने अपनी चाल दिखा दी। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था, और कहा था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, पूछता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किस किस एक्ट को कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा, काला कानून कहा था, कौन कहा था, गांधी जी ने कहा था। इस रॉलेट एक्ट के बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मेरे चैनल पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का फुल वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गांधी जी से रिलेटेड जो रह गया है उसको हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं।
तो आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।